हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन के डिस्कशन में। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ 9 सितंबर और 10 सितंबर की जो तीनों शिफ्ट्स हुई थी उन तीनों शिफ्ट्स के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को हर अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया। इस हमारी वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11 सितंबर के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस के रीजनिंग डिस्कशन को। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सेशन आपको अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा होगा। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम अपनी लाइव क्लासेस को रीस्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए ये रहा रिकॉर्डेड सेशन। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों की स्क्रीन पर आपको मेरे एप्लीकेशन ADA24 की इमेज दिख रही होगी। आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप लोगों को पता है कि आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज हो जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स और बाकी की बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप एक बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ट्राई जरूर कीजिएगा। आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी में ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इस ऐप के ऊपर मेरे ये 4 कोर्सेज आपको मिलेंगे जिसके अंदर मैं कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस कवर करा रहा हूं। इनको भी जरूर आप ज्वाइन करके अपने इन सब्जेक्ट वाइज कंटेंट को पूरा कर सकता है। चलिए अपनी इस क्लास की हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने इस शिफ्ट के रीजनिंग के पहले सवाल को आप देख पा रहे होंगे। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आप आपस में बदल देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर इन 4 विकल्प में से दो दो संख्याओं को इंटरचेंज करके बताना है कि ये इक्वेशन आपकी कौन से वाले ऑप्शन के हिसाब से सटीक बैठेगी। तो इसमें यार हम ऑप्शन वाइज ट्राई करते हैं। तो आप सबसे पहले पहला वाला विकल्प उठा लीजिए। अब इसमें क्या ना, आप एक चीज सुनिए मेरी बात। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब आप 12 और 21 को इंटरचेंज करने वाले हैं तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 12 और 12 की जगह पर आ जाएगा 21। आप यहाँ पर देखिए कि 21 की 4 में मल्टीप्लाई करके आप लोगों को मिलेगा 84। उस 84 से आपका ये 42 और इधर आपका 16, इनको आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको 12 भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये 27 तो नहीं देगा। तो कभी कभी ये भी जरूरी होता है कि आप उस इक्वेशन को बिना लिखे एक बार ऑब्जर्व कर लें कि यार जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 4 और 7 को एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। तो 48 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 12, 4 की जगह पर 7 आ गया, माइनस 6 इंटू 7 की जगह पर 4 आ गया, प्लस 21। ये कितना हो गया आपका 16। ये आप कितना हो गया, आपका 84, 84 ही हो गया ना, हाँ जी 84। ये कितना हो गया आपका 24 और ये आपका 21। ठीक है। तो अब इसके बाद आप इनको एडजस्ट करिए। आप देखो यार, फिर वही वाली बात है, 27 के तो करीब आप नहीं जा रहे। 16 को 84 में ऐड करोगे 100 हो गया। 100 में से आप 24 को माइनस करोगे 76, और 76 में 21 करोगे आप, तो आप 27 तो नहीं देते हो। आप थर्ड विकल्प को यहां से ओपन कीजिए। 48 डिवाइडेड बाई 3 की जगह पर 4 प्लस 12 इंटू 4 की जगह पर 3 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 21। इसको देखिए भाई, ये कितना हो जाएगा 12। 12 इंटू 3 कितना हो गया आपका 36। ये कितना हो गया आपका 42 प्लस 21। अब ये 12 और 36 आप ऐड करोगे 48, 48 को आप 21 में ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 69। और 69 में से आप जरा 42 माइनस कीजिए तो क्या आपको ये 27 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना गुरु। तो यहां पर देखो, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन वाइज हमें जाना है। और कभी भी अगर आपको लगे कि यार जिन नंबर्स को आप इंटरचेंज कर रहे हो वो आपको नहीं लेकर जा रहा है आपके डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ, तो आपको उसके हिसाब से भी ऑप्शंस को चूज करना है कि हम पहले कौन सा ऑप्शन पिक करें। चलिए भाई आगे की तरफ आते हैं। आपके सामने अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं, ये है सेट 1 और ये है सेट 2। इन दोनों सेट के अंदर जिस प्रकार का रिलेशनशिप इन्होंने यूज किया है उसी रिलेशनशिप पर बेस्ड आपको इन 4 विकल्प में से करेक्ट उत्तर को चुनना है। यार एकदम फर्जी सवाल है। 280 140 है, तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पर 2 से भाग दे दूं तो आपको 140 मिल जाएगा। सेम गोज विद 186। आप इसको अगर 2 से भाग दे देंगे तो आपको 93 मिल जाएगा। तो ढूंढ लो यार आपका कौन सा वो विकल्प है जिसका आधा आपको सेकंड वाला नंबर मिल रहा है। 92 का क्या आधा आपको 51 मिलता है? नहीं मिलता है। 86 का क्या आधा आपको 48 मिलता है? नहीं मिलता है।
166 का क्या आधा आपको 84 मिलता है? जी बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन जब आप 118 का आधा करते हैं तो आपको 59 मिल रहा है, और यही आपके इन दोनों सेटों से संबंधित करेक्ट कॉन्सेप्ट बना देगा और डी विकल्प को यहां पर आपका करेक्ट कर देगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे सवाल जो फिगर काउंटिंग के होते हैं वो मैं आपको देता हूं होमवर्क में, ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और ढूंढो कि यहाँ पर आपको कितने ट्राइंगल्स यानी कि कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, और इस वीडियो के कमेंट में मुझे आंसर करके बताएंगे कि आपको कितने ट्राइंगल नजर आए। अगला सवाल, ये आपका सिलोजिज्म बेस्ड सवाल है। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, कंक्लूजन्स दिए गए हैं, यानी कि निष्कर्ष दिए गए हैं। करना क्या होता है, स्टेटमेंट्स के आधार पर हमें पूछे गए बाकी के जो नीचे कंक्लूजन वाले 3 स्टेटमेंट है उनको चेक करना होता है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि इसमें आप पॉसिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, इसमें जो आपकी बात है, जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू होना चाहिए। अगर वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी है तो उस चीज को आप कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जब आप उस बात को लेकर 100% श्योर हो। तो चलिए स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। ऑल बॉटल्स आर जग्स, तो लीजिए भाई सभी बॉटल्स को मैंने जग्स के अंदर ले लिया। सम बॉटल्स आर फ्लास्क, तो कुछ बॉटल को मैंने फ्लास्क बना दिया। ऑल फ्लास्क आर बिन्स, तो सारे के सारे फ्लास्क को मैंने किसके अंदर ले लिया? बिन्स के अंदर ले लिया। ये क्या है? बॉटल है। अब आ जाइए जो आपसे इन्होंने कंक्लूजन पूछे हैं। पहला देखिए, सम बॉटल्स आर बिन्स, क्या सम बॉटल्स और बिन्स वाली यहां पर कंक्लूजन स्टेटमेंट निकलती है? बिल्कुल निकल रही है भाई। ये वाला आपका बॉटल का था, ये आपके बिन्स हैं, तो देखो सम वाली कैटेगरी आपकी सेटिस्फाई होगी, यानी कि कंक्लूजन 1 आपका सेटिस्फाई होता है, ठीक है। दूसरा है सम जग्स आर बिन्स, भाई जब आपके ऑल बिन्स ही आपके जग्स के अंदर नजर आ रहे हैं तो सम की कैटेगरी भी सेटिस्फाई हो जाएगी ना, यानी कि ये दूसरा वाला निष्कर्ष भी ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया सम फ्लास्क आर जग्स, तो देखिए भाई ये सम फ्लास्क जग्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे ना, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, यानी कि यहां पर विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। चलिए आगे की तरफ आइए। ये आपके पिछले 2-3 सालों से एसएससी ने नए तरीके के सवाल इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें आपको ये 5 फिगर दी जाती हैं और आपको करेक्ट ट्रांजिशन पैटर्न लगाकर बताना होता है कि इस 5वीं फिगर के अंदर आपका कौन सा विकल्प आएगा। ये आपका विकल्प नंबर ए, ये बी, ये सी और ये डी। पहली चीज जो नोटिस आप इस फिगर ट्रांजिशन के अंदर कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि सिंबल्स आपके इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। पहली फिगर में एक सिंबल था, सेकंड में 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 आएंगे। और ये किस प्रकार से बढ़ रहे हैं? पहले ये इधर की तरफ जा रहे हैं और फिर ये इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं? तो आप बताइए कि अगला वाला जो सिंबल आएगा यार वो यहीं पर तो आता ना। अब आपका ना ये दिख रहा है, ये कितना फर्जी देखो ऑप्शन दिए इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना आपका यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये है भाई, इन्होंने ना जो ब्लड रिलेशन वाले सवाल होते हैं उनको ना नए तरीके से पूछने की स्टार्टिंग करी है। उन्होंने यहाँ पर आपको कोडिंग दे देनी होती है और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि बताइए कि इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है। तो आपका इसमें थोड़ा-सा समय एक्स्ट्रा जाता है कंपैरिजन टू जो पहले होता था, क्योंकि हमें इसमें एक-एक करके ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। P प्लस Q, प्लस का मतलब इन्होंने दिया है सन, यानी कि P क्या हो गया? सन हो गया, किसका? Q का। तो मैंने Q को यहाँ पर बना दिया, P को यहाँ पर बना दिया, सन है तो मैंने इसको मेल कैटेगरी के लिए प्लस साइन दे दिया। Q डिवाइडेड बाई R, डिवाइड का मतलब क्या है? मदर, यानी कि Q क्या है? मदर है किसकी? R की। तो Q को मैंने क्या बना दिया? मदर बना दिया, किसकी? R की। तो R क्योंकि इसका बेटा या बेटी है तो वो भी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। आर माइनस टी, माइनस का मतलब है वाइफ, यानी कि आर क्या है? वाइफ है किसकी? टी की। तो आर को हमने वाइफ बना दिया टी की, ठीक है। हस्बैंड यानी कि मैरिड कपल के लिए मैंने ये आपके डबल बॉन्ड लगा दिए। फिर ये मल्टीप्लाई है, यानी कि टी मल्टीप्लाई एम, यानी कि टी क्या है? ब्रदर है एम का। तो टी ब्रदर है एम का, तो लीजिए टी ब्रदर बना दिया हमने एम का, ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि कौन सा सही है। एक एक करके सारे विकल्प हमें चूज करने पड़ेंगे। पहला देखेंगे, टी इज द ब्रदर ऑफ पी। जो टी है क्या वो पी का भाई है? जी भाई नहीं है। जो पी की बहन है वो आर है और आर का हस्बैंड है टी, यानी कि टी जो है वो जीजा जी है इस पी के। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर गलत।
एम इज द सिस्टर ऑफ टी, एम इज द सिस्टर ऑफ टी। ये सिस्टर है या ब्रदर है, क्या आप ये कह पा रहे हो? क्योंकि इसका तो हमें लिंग ही नहीं पता है, तो इसलिए हम इस वाले स्टेटमेंट को भी क्या कर देंगे, गलत। ठीक है जी, ओके। पी इज द ब्रदर ऑफ आर, पी इज दी ब्रदर ऑफ आर, तो बिल्कुल सही है भाई। आर बेटी थी क्योंकि पी बेटा था आपका क्यू का, तो यानी कि पी क्या हो गया, भाई हो गया ना आर का, यानी कि जो थर्ड वाला स्टेटमेंट था वो इसमें ट्रू था। कोई भी परेशानी और दिक्कत आए मुझे कमेंट करके बताना जरूर। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया जी आपके सामने वर्ड एनालॉजी। जरा देखिए, आपको यहाँ पर 3 पेयर दिए गए हैं, पेयर 1, पेयर 2 और पेयर 3 का एक मिसिंग भाग आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने दिया है आपको रेट, RAT, और इसको जो इन्होंने कोड किया है वो किस प्रकार से किया है, SCWI। मैंने आप लोगों से कहा है कि इन अल्फाबेट्स की अल्फाबेटिकल पोजीशन न्यूमेरिक वैल्यू में पता होनी चाहिए। आर की क्या होती है, 18 होती है। ए की बहुत कठिन होती है, 1 होती है। टी की भाई 20 होती है और ई की 5 होती है। अब जिन अल्फाबेट्स के साथ इसको कोड करके दिया है उसमें एस कौन सी पोजीशन पर है, 19 पर। सी 3 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है और आई 9 पर होता है। आर से एस देखो कितना हुआ, +1 हुआ। ए से सी क्या हुआ, +2 हुआ। 20 से 23 क्या हुआ, +3 हुआ। ई से आई क्या हुआ, +4 हुआ। यानी कि 5 से 9, है कि नहीं? तो आपने ये देखा कि जो कोडिंग इन्होंने यूज करी है वो इनके हर ऑल्टरनेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक एक इंक्रीज किया है इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, है कि नहीं? चलिए फिर, जो इन्होंने पूछा था OPEN, इसका देख लेते हैं। ओ की अल्फाबेट पोजीशन 15, पी की 16, ई की 5 और एन की 14। 15 में क्या करेंगे, +1, तो कितना आ गया, 16। 16 में क्या करेंगे, +2, यानी कि कितना आ गया, 18 आ गया। 5 में क्या करेंगे, +3, यानी कि कितना आ गया, 8 आ गया। और 14 में क्या करेंगे, +4 करेंगे, यानी कि 18 आ गया। 16वें नंबर पर कौन बैठता है, पी। 18वें नंबर पर कौन बैठता है, आर। 8वें नंबर पर कौन बैठता है, एच। और 18वें नंबर पे कौन बैठता है आपका, आर। तो PRHR यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो PRHR यहाँ पर आपको बी विकल्प में दिया गया था। चलिए जी, आगे की तरफ आइए। अगेन कोडिंग डिकोडिंग से आपसे पूछा गया है, इन्होंने एक वर्ड दिया है कंफ्यूज्ड, और इस कंफ्यूज्ड को एक कोड कर रहे हैं 7 से। उसके बाद एक वर्ड दिया है चेन, इस चेन को कोड किया है 4 से। और उसके बाद इन्होंने पूछा है कि अडल्टहुड को आप बताइए कि किस प्रकार से इस कोडिंग लैंग्वेज में रिलेट कराएंगे। अच्छा जी, देखो कुछ भी नहीं है। ज्यादातर होता क्या है ना, जब इस तरीके से आपको वर्ड्स दिए जाते हैं तो हम इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन में कोई ना कोई फंडा ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब कभी भी आपको सिंगल डिजिट में कोई नंबर मिला करे ना, तो आप देखा करो कि इनके कितने लेटर्स हैं। आप कंफ्यूज में देखिए, 4 5 6 7 8, 8 थे ना इसमें, और 8 -1, यानी कि एक बार के लिए मैं ऐसे मानता हूं कि नंबर ऑफ लेटर्स में -1 करके इन्होंने कोडिंग कर दी। ठीक है जी। चेन में कितने आपके लेटर्स नजर आ रहे हैं, 5। 5 में से -1 करूंगा तो देखो आपका 4 बना ना। अब आ जाइए आप इस अडल्टहुड में। अडल्टहुड के अंदर आपके कितने नंबर बन रहे हैं मेरे मित्रों, 9 बन रहे हैं ना। और अगर मैं 9 में 1 माइनस कर दूंगा तो आपका क्या ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 नहीं हो जाएगा? तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए भाई आगे की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इस सवाल के अंदर कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं कि आपके ये जो 4 विकल्प दिए गए, इन 4 में से एक बाकी के 3 के जैसा नहीं है, तो कुल मिलाकर इसमें हमें करना होता है ऑड वन आउट। इतनी लंबी चौड़ी कहानी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुल मिलाकर इसमें क्या करना है, ऑड वन आउट निकालना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, आई को इन्होंने रिलेट किया है किससे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर आप में से किसी ने भी रूट वर्ड मीनिंग्स को पढ़ा है, ऑप्थैलो अगर या फिर ऑप्थैलो आपका कहीं पर भी रूट वर्ड यूज होता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि वो आपका आई से संबंधित है। और ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट की जब कभी भी बात होती है तो ये वो होते हैं जिनको आंखों के क्षेत्र में या फिर आंखों से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल साइंस होती है उसके अध्ययन की जानकारी होती है। तो भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या है, इनको आई की स्पेशलाइजेशन होती है, ये आपको समझ में आ गया, ये सही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद बोन को लेकर दिया गया है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक कौन होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके वो स्पेशलाइजेशन होती है बोन इश्यूज को ट्रीट करने में। तो ये वाला भी ठीक लग रहा है भाई। अच्छा,
अगला वाला देख लेते हैं, स्टमक, और उसके बाद दिया गया है आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अब आप लोग मुझे बताइए, गैस्ट्रो का अगर कहीं पर भी संबंध आता है ना, तो स्टमक रिलेटेड आपके इश्यूज से संबंधित होता है। और यहाँ पर ये जो आपको वर्ड दिया गया है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, इसका मतलब भी वही होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं। तो भाई ये वाला भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया आपको टरस, इसका मतलब या फिर इसके बाद जो इनका संबंधित इन्होंने साइंटिफिक पैटर्न दिया है या वर्ड दिया है वो क्या है, ओरोलॉजिस्ट। ओरोलॉजिस्ट कौन होते हैं भाई, ये इनका संबंध इनसे नहीं है, ठीक है। अगर टेरेस से पूछी जाए तो इससे संबंधित ज्ञानी कौन होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, ना कि यूरोलॉजिस्ट। तो इन्होंने कुछ भी घुमा फिरा कर घुसा दिया है, और यही आपको ढूंढना था कि गलत कौन सा है। ठीक है जी, चलिए फिर इसी बात पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यार ये वाले आपको करने आते होंगे, इसमें आपको पेयर बनाना होता है कि जो आपका करेक्ट पैटर्न है वो कौन सा है। तो इसमें एक बार हम देख लेते हैं, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, गलत कर दिया क्या, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। तो एक बार क्या करते हैं ना, 21 के हम अलग अलग पेयर में डिवीजन करके देख लेते हैं। 21 में आप 3 के डिवीजन भी कर सकते हैं और आप 7 के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार 7 का करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ का रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक रखते हैं, और ये फिर 7 है। तो क्यूपी है तो यहाँ पर मैंने क्यूपी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्यूपीआर है तो यहाँ पर भी क्यूपीआर हो गया, यहाँ पर भी क्यूपीआरआर हो गया, यहाँ पर भी क्यूपीआरआर है तो यहाँ पर भी क्यूपीआरआर हो गया। फिर उसके बाद पी है, तो भाई ये बन रहा है आपका जो हर सिंगल पेयर बन रहा है वो बन रहा है क्यू पी आर आर पी आर क्यू। तो हमने क्या फिल किया है, हमने इसमें आर फिल किया, हमने इसमें पी फिल किया, हमने इसमें क्यू फिल किया, हमने आर फिल किया, और यहाँ पर क्या आएगा आपका आर आएगा, तो यहाँ पर हमने आर फिल किया, फिर क्यू, फिर आर, और फिर दोबारा आर। तो लास्ट में डबल आर आ रहा है ना, तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आपको नंबर सीरीज दी गई है, इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बताइए भाई, 17 38 28 84, मतलब ये इंक्रीजिंग नंबर सीरीज है, आपको इसमें इंक्रीज करना है। बुक देखना है कि आपको किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। भाई 17 से 38 से आप आते हो तो आपका कितना नंबर इंक्रीज हो गया है, ये आपका 21 इंक्रीज हो गया है ना, 21 ही हुआ ना, हाँ 21। 38 से 84 आने के लिए आपका कितना इंक्रीज हो गया, ये 46 इंक्रीज हो गया। अच्छा जी, 376 से 772 आप इंक्रीज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 9 और 3, इस तरीके से नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज देखिए कि ये जो 21 से इंक्रीज हुआ फिर ये 46 से इंक्रीज हुआ, तो 21 इंक्रीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस 21 हुआ है पहले, फिर प्लस 46 हुआ है, फिर हमें यहाँ पर नहीं पता है, फिर हमें यहाँ पर नहीं पता है, फिर हमारा यहाँ पर 396 इंक्रीज हुआ है। अब एक चीज आप देखिए कि इस 21 से इस 46 को अगर मैं अप्रोच करूं तो मैं 21 में 2 की मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर सकता हूं। मतलब ये पहला मेरे दिमाग में आइडिया आ सकता है ना कि भाई 21 से 46 इंक्रीज को मैं कैसे अप्रोच करूं, तो इस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। मैं एक बार क्या करता हूँ, इस 46 में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, और उसके बाद उसमें क्या करता हूँ, 4 ऐड करता हूँ, तो ये कितना आ गया, 92, 92 प्लस 4 यानी कि आज का आएगा प्लस 96। तो मुझे प्लस 96 करना है, किस में करना है, इस 84 में। तो 84 में 96 ऐड कीजिए तो आपका आया 180। अभी हमें नहीं पता है कि यही पैटर्न यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर 180 आया होगा। ठीक है जी, अब इस 180 से 376 376 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, प्लस 96 ना, प्लस 96 मुझे कैसे मिलना चाहिए, इस 96 में 2 की मल्टीप्लाई करके और प्लस 4 करके। 96 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 192, और देखो 192 प्लस 4 मुझे मिल गया ना 196। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका ये 180 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ आइए भाई, ये है मिरर इमेज, और आप लोगों को पता है कि मिरर इमेज वाले सवाल मैं देता हूं आप लोगों के लिए होमवर्क।
तो आप में से जितने भी विद्यार्थी सवाल नंबर 12 को देख रहे हो, वीडियो को पॉज करें और आपके इस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट में करके बताएं। चलिए आगे की तरफ आएंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है ऑड वन आउट। इन चारों विकल्प में जो आपको पेयर दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा पेयर है जो कि बाकी के तीन के साथ सही तरीके से संबंधित नहीं है। पहला वाला ऑप्शन पिक करते हैं भाई। 135 का संबंध है 17 से। अब आप लोग मुझे बताइए कि 17 की अगर 8 में मल्टीप्लाई कर दी जाए यानी कि 17 अट्ठे कितना होता है 136, और 136 में अगर मैं एक माइनस कर दूं तो आपको मिल रहा है ना 135। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। अभी एक बार बाकी का भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि सेकंड ऑप्शन को उठाओ, इस 19 में मल्टीप्लाई करो जरा 8 की। 19 अट्ठे कितना होता है 152, इसमें से एक माइनस करोगे तो आया ना आपका 151। तो यानी कि ये और ये सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि नहीं? अच्छा, अब इधर आ जाओ। 16 की मल्टीप्लाई करनी है हमें किसमें 8 में। 16 अट्ठे कितने होते हैं 128, इसमें से एक माइनस करो तो आपका कितना है 127। क्या यहाँ पर 127 है? नहीं है ना? तो बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको ऑड वन आउट बताना था। बाकी 13 इंटू 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13 अट्ठे कितने होता है 104, माइनस 1 करोगे तो देखो 103 है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें आपका ऑड वन आउट हो जाता। चलिए आगे की तरफ आएंगे। ये आपको वर्ड सीरीज दी गई है। अब इसमें क्या है ना, वर्ड सीरीज के अंदर ना ऑप्शन की तरफ देख लिया करो। ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका हो जाता है इसमें। जैसे कि देखो 3 ऑप्शन में यू है, चौथे ऑप्शन में टी है, तो एक बार आप ट्राई कर लो पहला वाला जो इनका अल्फाबेट लेटर है कि उसमें कौन सा पैटर्न ये यूज कर रहे हैं। भाई जी कौन से नंबर पर होता है 7वें पर, सी कौन से पर होता है तीसरे पर, वाई कौन से पर होता है 25 पर। अब जरा देखना क्या क्या हो रहा है। 7 से 3 -4 हुआ, 3 में -4 करोगे तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 25 नंबर पर पहुंच जाते हो ना वाई की पोजीशन पर। अब इस 25 में जरा आप -4 करो तो आपका 21 आया ना। तो 21 पोजीशन पर कौन बैठता है? यू बैठता है। तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया है नहीं कर दिया? अब इसके बाद इन तीनों में यू है ना, तो आप लास्ट वाला अल्फाबेट उठा लो। टी और एस में पता चल जाएगा कि भाई कौन सा है। तो एम यहाँ पर दिया है, एम की पोजीशन क्या है 13, ओ की पोजीशन क्या होती है 15, क्यू की पोजीशन क्या होती है भाई 17। तो आप देखो 13 से 15 -2, सॉरी +2, 15 से 17 +2, तो 17 से +2 करोगे तो कितना आएगा आपका 19, और 19 नंबर पर कौन बैठता है भाई? एस बैठता है ना, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपका ये वाला जो लेटर है बस ये बचा है, यानी कि सेकंड वाला ए सी ई। ए की पोजीशन कौन से नंबर की है? ए। सी की 3, उसके बाद ई की 5। तो आपका क्या नजर आया? +2 और यहाँ पर भी +2, यानी कि 5 में +2 किया तो 7, और 7 नंबर पर कौन बैठा हुआ नजर आया? जी। तो इसीलिए आपका ये विकल्प नंबर जो बी था वो करेक्ट हो जाता। ठीक है भाई। चलिए आगे की तरफ आइए। यार ये पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले हैं और आप लोगों को पता है कि इस तरीके के सवालों को हम आपको देते हैं होम वर्क में। तो ये तीसरा सवाल है आपके होमवर्क का जिसको आप लोगों को आंसर करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों से पूछ रहे हैं एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी है। इन्होंने आपको पहला जो पेड़ दिया है वो दिया है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब किसी को पता है? एक्रीमनी का मतलब होता है जो आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष है, जो आपके अंदर किसी को लेकर कटुता है ना? तो इन्होंने एक्रीमनी को किससे रिलेट किया है? ह्यूमैनिटी से। तो आप लोग मुझे बताइए कि एक्रीमनी जिसका मतलब ये था कि आपके मन में किसी दूसरे के प्रति मतभेद है, कटुता है, और दूसरी तरफ आप ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या दिए हैं आपको? विलोम शब्द, यानी कि एंटोनिम। ठीक है। अब उसके बाद जो इन्होंने वर्ड दिया है वो दिया है वील्ड। अब आप इसको आंसर तो तब करोगे कि भाई आपको इसका मतलब पता हो। इसका मतलब होता है कि भाई जब आप हैंडल करते हैं किसी चीज को, मतलब इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ यूज करके या फिर उस किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप उसके ऊपर अपना स्वामित्व दिखा रहे हैं, उसको वील्ड कर रहे हैं। अब इसका एंटोनिम ढूंढना है मुझे, यानी कि जहां पर मेरा कंट्रोल ही ना रहे। जहां पर मेरा कंट्रोल ही ना रहे तो आप लोगों को यहां पर एक वर्ड दिया गया है यूज, और यहां पर एक वर्ड दिया गया है फोरगो। तो भाई ये फोरगो वाला बन जाएगा ना इसके अंदर आपका।
यहाँ पर आप कंट्रोल करके किसी चीज को अपना बना रहे हैं, अपना बनाने का मतलब उस पर अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ फॉरगो यानी कि आप किसी चीज को जाने दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम हो गए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट बैठे देगा। अगला सवाल देखेंगे। ये अच्छे सवाल आने लग गए, ये वाले आपके आसानी होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आपको एक वर्ड दिया गया है, देखो मिडो, पहले वर्ड लिख लेते हैं, MEADOW। सवाल कहता है कि भाई पोजीशन कितने लेटर्स की अनचेंज रहेगी अगर सभी जो लेटर्स हैं इस मिडो वर्ड के उनको आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो करो भाई इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। तो सबसे पहले तो ए आ जाएगा, फिर इसका डी आ जाएगा, फिर इसका ई, फिर इसका एम, और फिर इसका ओ, और फिर इसका डब्ल्यू। तो ये भाई चेंज आपको बताना, रिमेन अनचेंज। तो ये तो चेंज हो गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये भी चेंज हो गया इसको काउंट नहीं करेंगे, ये भी चेंज हो गया इसको काउंट नहीं करेंगे, ये भी चेंज हो गया इसको काउंट नहीं करेंगे। ये देखो अनचेंज है, इसको काउंट करेंगे, ये देखो अनचेंज है, इसको काउंट करेंगे। तो कितने ऐसे लेटर्स हैं इस वर्ड मेडो के जिनको जब आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई? ऐसे दो आपके लेटर्स आपको नजर आए। चलिए भाई, फिर से भाई ये आपका फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला सवाल है, और आप लोगों को पता है कि आपके ये जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले सवाल या फिर फिगर रिलेटेड सवाल है वो मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। तो ये आपका आज की क्लास का चौथा सवाल है जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट में मुझे करके बताना है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, ये रिलेटेड वर्ड, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई समर इज रिलेटेड टू सीजन, यानी कि ग्रीष्म का संबंध मौसम से उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कॉटन का किससे। अब आप लोगों को बताना है, आप लोग मुझे बताओ कि समर क्या है। समर एक प्रकार का सीजन है, तो आप लोगों को इन्होंने इस वर्ड को रिलेट करके बता दिया। अब इसी प्रकार कॉटन, कॉटन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है, द मटेरियल जिसको आप यूज कर रहे हैं किसको बनाने में, क्लोथ को बनाने में, और इसीलिए यहां पर आपका विकल्प नंबर डी हो जाता। अब जैसे ये ग्रेन है, तो ग्रेन को कॉटन से थोड़े ना रिलेट कर देते, तो कॉटन किसी प्रकार का ग्रेन थोड़ी ना है, अनाज थोड़ी ना है। इसी प्रकार से ट्री है, कॉटन को अगर मैं यहाँ पर रिलेट करूं तो कॉटन किसी प्लांट से आता है, वो कोई ट्री नहीं है ना। वो एक प्रकार से उसकी जो वो श्रब होती है उस पर ग्रो करता है, तो डाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक क्लोथ वाला जो ऑप्शन था यार वो आपका करेक्ट बनता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछता है कि 16 112 से जिस प्रकार से रिलेटेड है उसी प्रकार से 26 182 से है, तो बताइए कि 44 किससे होगा। तो चलो भाई 16 को 112 से रिलेट करें। आप कहोगे कि सर जी क्या फर्जी चीज दे दी, 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं। अच्छा, उसी प्रकार 26 में अगर मैं क्या कर दूं, 7 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो करो भाई 7 की मल्टीप्लाई, कितना आएगा, आ गया ना 182 आ गया। तो मतलब इन्होंने इंटू 7 करा है, तो आपको कुल मिलाकर क्या करना है, 44 में इंटू 7 करना था। तो कर दो भाई, कितना आ गया ये 803, ये 308 आ गया भाई उत्तर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। फिर से वही आपका नंबर रिलेटेड वर्ड, 8 को रिलेट किया है 512 से, तो सभी लोगों को आंखबंद याद आएगा कि भाई 8 की अगर पावर 3 कर दे तो 512 मिल जाता है कि नहीं। इसी प्रकार से इन्होंने 12 को रिलेट किया है 1728, तो सभी को पता है कि 12 की पावर 3 कर दे तो 1728 मिल जाता है। 15 की पावर 3 करनी है तो 15 की पावर 3375 होता है। ये क्यूब्स रटे हुए होने चाहिए, सभी लोगों को वैसे होते हैं, अगर आपको नहीं थे प्लीज रट लेना मेरे दोस्तों। चलिए आगे आएंगे। ये भाई इंटरचेंजिंग करनी है, इंटरचेंजिंग करके इसको बताओ कि करेक्ट उत्तर क्या दे रहा है। तो चलो इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, 14014। मल्टीप्लाई को किस प्रकार से इन्होंने इंटरचेंज किया, डिवाइड से, आ गया 14। उसके बाद माइनस को किससे किया, प्लस से, प्लस 10। डिवाइड को किससे किया, मल्टीप्लाई से यानी कि इंटू 8। प्लस को किससे किया, माइनस से यानी कि 14। तो दे दो भी, भाग दे दो, ये एक बार जाएगा, फिर ना जाने की 0, ना जाने की 0, फिर 1। 10 इंटू 8 कितना आ गया आपका, 80 आ गया, और माइनस आ गया आपका यहाँ पर 14। 1001 और 80, तो ये हो गया 1081, और माइनस 14 कर दोगे तो 1067, यानी कि 1067। ये रहा आपका विकल्प नंबर सी। समझ रहे हो भाई। चलो ये लो भाई, आपके सामने फिर से वही वाला सवाल आ गया जिसमें आपका ट्रांजिशन होता है फिगर बाय फिगर। तो इसमें आपकी फिगर 1 है, फिगर 2 है। जरा एक पैटर्न को देखो कि इसमें जो पहली फिगर से सेकंड फिगर के अंदर बदलाव या ट्रांजिशन हो रहा है
वो किस प्रकार से हो रहा है? आपने देखा कि ये जो स्टार भाई साहब हैं वो उठ के बीच में पहुंच गए, लेकिन आपने जब सेकंड फिगर में देखा तो देखो ये दो वाले भैया यहाँ से उठ के बीच में पहुंच गए। इसी प्रकार ये डी उठ के यहाँ पर बीच में पहुंच गया। इसी प्रकार ये प्लस को मैं कहाँ पर पहुंचाऊंगा? बीच में पहुंचाऊंगा। तो आपका ये गया और आपका ये गया। अब विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर सी में देखो कि कौन सी चीज अलग है। जैसे कि इन दोनों में आपको ये दो अलग नजर आ रहा है, तो दो यानी कि ये वाली पोजीशन। अब आप जरा देखो कि जो ये यहां पर आपका प्लस इस कॉर्नर में है, वो यहां पर पहुंचा था, है कि नहीं? लेकिन जो यहां पर डी है वो आपके इस कॉर्नर में नहीं है मित्रों। इस वाले स्टार में जो यहां पर कॉर्नर पर है वो यहां पर पहुंचा है, यानी कि जो ट्रांजिशन फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर में हुआ है ना, वो ट्रांजिशन सेकंड से थर्ड में नहीं हो रहा है, वो थर्ड से फोर वाले में हो रहा है। अब मैं क्या देखूंगा? अब मैं ये देखूंगा कि जो ट्रांजिशन सेकंड से थर्ड में यहां पर वैल्यू लेकर आया है, यानी कि जो एन इस कॉर्नर पे है वो यहां पर पहुंचा है, तो यानी कि ये जो दो है ये आपका यहां पर पहुंचा होगा। इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन यानी कि विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसमें पहली से सेकंड फिगर के अंदर वाला ट्रांजिशन और थर्ड से फोर वाला ट्रांजिशन सेम है। उसी प्रकार से सेकंड से थर्ड के वाला जो ट्रांजिशन है वो आपका फोर्थ से फिफ्थ वाली फिगर के ट्रांजिशन के रूप में नजर आएगा। ठीक है भाई, ये आपका सवाल है फिगर वाला। इसमें पूछ रहे हैं फिगर एक्स आपको यहां पर दी गई है, उसके बाद चार फिगर दी गई है, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी वो फोर फिगर में है जिसके अंदर एक्स आपका एम्बेडेड है। कितने के अंदर ये एम्बेडेड है? ये वाली फिगर। भाई ये फिगर वाले सवाल आपके लिए है होमवर्क। तो ये आज की क्लास का पांचवा सवाल है, जो कि आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो एक्स वाली फिगर है वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे यानी कि कितने नंबर ऑफ फिगर्स के अंदर छुपी हुई है। ओके, मतलब कौन सी फिगर के अंदर छुपी हुई है। ये है आपकी आज की क्लास का अंतिम सवाल। सवाल में आपसे कोडिंग डिकोडिंग करवाई जा रही है। तो इन्होंने एक वर्ड लिखा है डिमांड, मैंने यहां पर आपका वर्ड लिख दिया डिमांड। इन्होंने इसको नंबर कोडिंग करके लिखा है क्या? 41, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 41013214 4। अब यार इसमें एक चीज देखो, डी चौथे नंबर पर होता है, 4 लिखा हुआ है। ई की पोजीशन होती है 5, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन इसको कोड करा इन्होंने 10 से, यानी कि इसमें क्या हुआ है आपका इंटू 2 हुआ है। एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन 13 ही होती है, 13 पे लिखा हुआ है। ए की पोजीशन आपकी 1 होती है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसकी पोजीशन में इंटू 2 करा गया है। यानी कि इसके अंदर पता है क्या हो रहा है, जो आपके वॉवेल्स लेटर है उसमें इन्होंने इंटू 2 करा है, बाकी के जो आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स है उसके अंदर उन्होंने उनकी पोजीशन वैल्यू ही लिखी है। समझ गए? तो अब आपसे इन्होंने पूछा है कि जो प्रोडक्ट शब्द है उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से कोड करेंगे। तो लीजिए भाई प्रोडक्ट को कर देते हैं PRODUCT। अब एक बार मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार ऑप्शंस की तरफ देख लिया करो, लेकिन इसमें ऑप्शंस थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पी की पोजीशन 16 होती है, यानी कि 16 आएगा तो इसको हटा दूं भाई बे, है कि नहीं? आर की पोजीशन 18 होती है, तो 18 देखो इसमें भी नहीं है 18, यहां पर है। ओ क्या है? ओ आपका देखो भाई वॉवल है, वॉवल ओ की अल्फाबेटिकल पोजीशन 15 होती है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी क्या आएगा 30। तो ये मुझे नजर आया आपके इस विकल्प नंबर बी में, और इसीलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये करा गया आप लोगों के साथ आपके इस 11 सितंबर की शिफ्ट 1 के रीजनिंग के 25 सवालों का डिस्कशन, जिसमें से 5 सवाल मैंने आप लोगों को जो कि फिगर बेस्ड थे वो दिए होमवर्क में। कमेंट करके वो पांचों के पांचों सवालों के मुझे आंसर जरूर देने हैं। क्लास ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, आगे चल के ये क्लासेस आपकी लाइव आएंगी, लेकिन आपका जो एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक कॉन्टिन्यूशन बना हुआ है, वो टूटे ना, इसलिए मैं इनको आपको प्रीमियर फॉर्म में दे रहा हूँ। इसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल भी नहीं शर्माना है इस वीडियो को लाइक करने में। भाई मतलब होता है ना कभी कभी शर्म सी आ जाती है कि अरे यार कैसे लाइक करूं, तो उसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ये थोड़ी सी अप्रोचेबल और आपके एल्गोरिदम में काम करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है कमेंट करके आप बता सकते हैं। पहले तो आपको वो होमवर्क वाले 5 सवालों के आंसर्स को मुझे कमेंट करना है, और फिर ये भी बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है जी।
बाकी आपकी तैयारी के लिए ये जो मेरा ऐप है इसको ज़रूर एक बार आप ओपन करके देखिएगा, इसमें बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें आप लोगों को मैंने प्रोवाइडेड है। आप वर्थ इट मानेंगे इस ऐप को, एक बार ट्राई ज़रूर करना। इसके अंदर का जो मामला है ना, जो मटेरियल है वो तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड बात करनी सही नहीं है, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक्सप्लोर करो और फिर उसके बाद आप मुझसे पूछना कि ये आपको कहाँ-कहाँ पर किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। ये मेरे 4 कोर्सेज़ हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग और जीएस अभी इसमें जो वीडियोज़ हैं वो मैं अभी बंद है। वो आगे चल के मैं अपडेट करूँगा। जितना भी कंटेंट अभी इस पर डला हुआ है उनको आप देखिए और आगे चल के उन वीडियोज़ को मैं अपडेट करके आगे डालता रहूँगा। बाकी ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक उसको ज़रूर जॉइन कर लेना। जो भी मेरी वीडियो वगैरह होती है उनके लिंक या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूँ। कोई भी मेरे को बुक्स शेयर करनी हो, कोई पीडीएफ शेयर करनी हो वो टेलीग्राम पर करता हूँ। तो मस्ट आप टेलीग्राम जॉइन करें। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह के भी लिंक है, अगर किसी को भी मुझसे बात करनी हो तो आप मेरे इंस्टा पर जाकर मुझे मैसेज करके अपना कोई भी डाउट मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास के अंदर। आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।